नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। ये ऐसा टॉपिक है कि ये चाहे सेंट्रल की एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट की एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही हम देखेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट जो विषय है, बिंदु है, उन पर ही हम नज़र डालेंगे। वैसे तो राष्ट्रपति बड़ा टॉपिक है, पर हमें देखना है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को हम फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। आपको पता है सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो राष्ट्रपति शामिल है कार्यपालिका में। तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो है 52 से 78, अनुच्छेद आर्टिकल 52 से 78, और भाग है 5वां। तो 12 भाग में से भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, ये सब कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। सीटेट में एक बार प्रश्न आया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, और उसी पेपर में एक और प्रश्न था कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का नहीं। वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं होता, संवैधानिक जरूर होता है, पर राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं। शासन तो मंत्री परिषद और उसका मुखिया प्रधानमंत्री चलाता है, जबकि राष्ट्रपति तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, न कि शासन करता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो हैं वो आपको रट लेने हैं, क्योंकि एक तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आता है और एक आता है अलग से कि कौन सा राष्ट्रपति से संबंधित सही नहीं है, या सत्य है या असत्य है। जैसे उसके निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, या फिर उसकी जो योग्यताएं हैं उनसे संबंधित पूछ लेंगे, या फिर उनकी जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, या फिर जो भी उनकी अलग अलग प्रकार की विधायी शक्तियां दे रखी हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं कि इसमें से राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा सत्य है या असत्य है। और एक आर्टिकल से प्रश्न आता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें से एक अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न मिलेगा और एक इस प्रकार का मिलेगा। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 53 में दिया तो हुआ है, लेकिन 53(1) में दिया है या 53(2) में दिया है। कई बार आजकल तो ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं अंदर से, मतलब गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं कि 53(1) में क्या दिया है, 53(2) में क्या दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वश में अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मतलब 53(1) में संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। उनका प्रयोग वह खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके माध्यम से करेगा। फिर नोट में क्या है, व्यवहार में इन समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। फिर 53(2) में क्या दिया है, इसके अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होगा। तो ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, लेकिन ये बात हमें नहीं पता होती है कि ये कौन से आर्टिकल में दी हुई होती है। तब वहाँ गच्चा खा जाते हैं कि अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। तो ये 53(2) में दिया हुआ है।
फिर अनुच्छेद 54, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। ये प्रश्न भी सीटेट में आया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा व लोकसभा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य तो होते हैं पर मनोनीत नहीं होते, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। फिर और कौन कौन होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। पहला तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और 1992 में इनको शामिल किया गया था, किनको, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को। उससे पहले ये शामिल नहीं थे। और कौन सा संविधान संशोधन था, 70वां, जो कि हुआ था 1992 में। ठीक है, फिर देखो इधर दिया है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के मनोनीत व निर्वाचित, मतलब विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ये ध्यान रखना है। हमारे मतलब 6 या 7 राज्यों में जो भी विधान परिषद है उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं, न तो निर्वाचित होते हैं न ही मनोनीत होते हैं, जबकि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं होते, इस प्रकार का भी प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो सिर्फ आपने ये ध्यान में रख लिया कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो अपने आप प्रश्न सही कर दोगे। तो कौन कौन नहीं होते, मनोनीत सदस्य नहीं होते भाई, न तो लोकसभा के होते हैं, न ही राज्यसभा के होते हैं, और न ही विधानसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं। और विधान परिषद के तो न मनोनीत होते हैं और न ही निर्वाचित होते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में उधर के भी मतलब निर्वाचित ही होते हैं, मनोनीत नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई सभा भंग हो गई तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं दे सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर कोई सभा भंग हो जाती है तो उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, मतलब किस तरीके से चुनाव होगा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अन्य बातों का उल्लेख राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में ही मतलब ये रीति दी गई है, ये विधि दी गई है कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान, गुप्त मतदान के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। और ये निर्वाचन जो पद्धति है ना, ये कभी भी परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। हाँ, ये ज़रूर पूछा जाता है कि एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है। तो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणा 1/1000। ये आप फॉर्मूला ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आगे देखो, ये सब नहीं पूछा जाता। हाँ, जनसंख्या के आधार पर मतलब ये
क्षेत्र तय किया जाता है कि कितनी जनसंख्या है और वहाँ पर कितने विधायक और ये सब होंगे। तो 84 वे संविधान संशोधन 2001 में ये प्रावधान किया गया कि वर्ष 2026 तक जनसंख्या का आधार यही रहेगा। फिर इसके आगे एक सांसद का मत मूल्य ये कुछ नहीं है, ये इसमें से प्रश्न इतने नहीं पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे देखो, हाँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसमें जितने भी राष्ट्रपति खड़े होते हैं उसमें मतलब उनको वरीयता क्रम दिया जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो मतदान के दौरान सबसे पहले प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है कि मतलब जैसे मैंने भी इनको वोट किया, आपने भी, जैसे 4 जन खड़े हैं तो पहले नंबर पर इसका नाम है, दूसरे पर उनका नाम है, तीसरे पे उनका नाम है, चौथे पे उनका नाम है। जैसे ABCD 4 सदस्य हैं तो मैंने ए को 1 नंबर दे दिया, मैंने डी को 2 नंबर दे दिया, मैंने सी को 3 नंबर दे दिया और मैंने बी को 4 नंबर दे दिया। तो देखा जाता है कि कितने लोग 1 नंबर किसको दे रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा 1 नंबर मिलता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो इस तरीके से ये वरीयता क्रम रहता है। फिर इसमें दिया है कि VV गिरी देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1969 में द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनाव जीता। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है कि मतलब कितने समय तक राष्ट्रपति रहेगा। तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। ऐसा एक बार प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति मतलब निर्वाचन के दिन से या फिर पद ग्रहण करने की तिथि से। तो पद जिस दिन ग्रहण करेगा, मतलब चुनाव का परिणाम तो आ जाता है लेकिन वो किस दिन पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर आगे 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा सभापति, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये तो पता रहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति बाद में इसकी सूचना किसको देता है ये हमें नहीं पता होता और हम ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है कि उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। तो मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल पहले भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी वह पद पर बना रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर वह पद धारण न कर ले। जिस दिन वह शपथ लेता है उस दिन ही मतलब पूर्व राष्ट्रपति अपना पद त्याग करता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि उसका पहले वाले राष्ट्रपति के 5 वर्ष कंप्लीट हो गए तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार देखेगा, ऐसा नहीं है। वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब एक राष्ट्रपति कितनी भी बार फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। तो 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है वह उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि वह कितनी बार बनेगा। और इसका एक उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार
पहले 1952 में बने, फिर 1957 में इस पद के लिए चुने गए थे। तो सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। फिर राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है कब होगा, कैसे होने वाला है, तो इसकी सूचना जो है चुनाव आयोग जारी करता है। फिर अनुच्छेद 58 में दिया है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। भाई सबसे पहले तो योग्यता ये महत्वपूर्ण है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आप कमेंट करेंगे कि एक प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होती है और उसकी मतलब कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कोई सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। फिर संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1997 पारित करके अर्हताओं में निम्न प्रावधान किए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि कितने तो निर्वाचक मतलब कितने तो प्रस्तावक होने चाहिए और कितने निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो 50 तो निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक होने चाहिए और न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो मतलब इस निर्वाचन में खड़े होने से पहले उसको 15,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे और बाद में 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन करेगा, तभी वह इसमें खड़ा हो पाएगा। और उसके बाद भी अगर वह 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है, कुल जो मत आए उनमें से 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है, तो उसकी जमानत राशि जो 15,000 चुकाई है वो जब्त हो जाएगी। लाभ के पद का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री जितने हैं उनको लाभ का पद नहीं माना जाता। कहने का मतलब ये है कि एक उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति बन सकता है, एक राज्यपाल भी राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि ये लाभ के पद नहीं है। फिर अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी है, वो तो है योग्यताएं, और शर्तों में ये रहता है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। अगर पहले से वह राज्य विधानमंडल का सदस्य है, मतलब चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का या फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, तो उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा जिस दिन वह राष्ट्रपति बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वह लोकसभा का सदस्य भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, विधानसभा का सदस्य भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, मतलब वह राष्ट्रपति बन गया तो वहाँ से उसका पद खाली समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जब तक वह राष्ट्रपति है 5 साल तक वह कोई दूसरा अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। राष्ट्रपति को निःशुल्क आधिकारिक आवास आवंटित होगा। भाई राष्ट्रपति को रहने के लिए फ्री में घर मिलता है, राष्ट्रपति भवन जिसको बोला जाता है। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। मतलब ये प्रश्न भी आया है कि इनके जो उपलब्धियां जो भी मिलेंगी, भत्ते जो भी मिलेंगे, वो इनकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे किसी भी स्थिति में। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता, पेंशन
अधिनियम 2018 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए मासिक। तो ये राष्ट्रपति का जो कि दिया जाता है भारत की संचित निधि से, और जो आयकर मुक्त होता है। राष्ट्रपति महीने के 5 लाख कमाता है फिर भी टैक्स नहीं देता है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। सरल भाषा में राष्ट्रपति को कोई टैक्स नहीं लगता, भले ही वह कितना भी कमाए। 5 लाख कमाता है लेकिन वह उसकी जो सैलरी है वो आयकर मुक्त होती है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अभी थोड़ा सा हो रहा है। अनुच्छेद 60 में शपथ है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है कि त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, वह राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि अगर मुख्य न्यायाधीश न हो, अनुपस्थित हो, तो कौन शपथ दिलाएगा? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वह शपथ दिलाएगा। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी इसी प्रक्रिया से शपथ लेनी होती है। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। ये 3 शब्द ध्यान में रखने आपको। ये भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति शपथ में किन शब्दों का प्रयोग करता है, तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। किसका? संविधान और विधि का। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं। मतलब अनुसूची 3 में कुछ है, मुझे ध्यान में नहीं है। तो अनुसूची 3 में शपथ किन किन को दिलाई गई है, एक बार ज़रा कमेंट कर दें, मैं भी देख लूँगी उनमें, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। ये भी पूछा गया है एक बार कि अनुसूची 3 में किन किन मतलब कौन कौन शपथ ग्रहण करता है अनुसूची 3 के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। महाभियोग कब लगता है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। जिस सदन से में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब अगर 200 सदस्य हैं तो 50 सदस्य उसके ऊपर साइन करने चाहिए कि भाई हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। अगर 50 सदस्य साइन कर देते हैं तो ये फिर दूसरे सदन में जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 50 ही सदस्य, कहने का मतलब ये है कि 1/4 मतलब 25% लोग साइन करने चाहिए। आरोप के आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दे देनी चाहिए। राष्ट्रपति को इससे पहले सूचना देनी होती है कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है, आपको इसकी हम सूचना दे रहे हैं। जो सदन आरोप लगाता है उस सदन के कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत से पारित कर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। मतलब पहले तो हस्ताक्षर होते हैं, वो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हस्ताक्षर तो कितने लोग करेंगे और फिर उसको पारित मतलब मत कितने लोग देंगे। तो हस्ताक्षर करने के लिए 1/4, फिर उस पर मत देने के लिए 2/3 कर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है, दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। तो 2/3 बहुमत से ही दूसरा सदन पारित करेगा, पहला भी उसी से करेगा। जो सदन लाना चाहता है वह करके दूसरे सदन में भेज देता है 2/3 बहुमत से पारित करके। तो प्रस्ताव 2/3
2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को भाई पारित हो गया तो तुम सीधे पद छोड़ दो, वह अपना पक्ष भी रख सकता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये देखो कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है ना, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित भी सदस्य भाग लेंगे और मनोनीत भी सदस्य। भाई हटाने के लिए तो सब आ जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आधे ही आएंगे, ये समझ लो आप। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ना, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य ये महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव में भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो कि पहले ही बता दी कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेंगे, लेकिन हटाने के लिए, महाभियोग लगाने के लिए ज़रूर उसमें भाग लेते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी को शेयर कर देना, आप लाइक कर देना और कमेंट करना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।